प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता उर्फ छोटू, आर्थिक मामलों के जानकार सूर्यकांत शुक्ला, निरंजन पासवान और शकील अख्तर ने कहा कि आज का बजट घोर निराशाजनक है। लोगों के खर्च पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, उपभोक्ताओं को भी कोई राहत नहीं दिया गया। यह बजट पूरी तरह से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने कहा था कि पिछले 100 वर्षों में देश ने और दुनिया ने ऐसा बजट नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। ऐसा बजट वो आज उन्होंने पेश किया है। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि यकीनन इस कोरोना संक्रमण के बाद जो देश यह देखना चाहता था नहीं देख पाया, न सुन पाया। कोरोना महामारी के बाद जो गरीब हैं, जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, ठेला, ऊंचा, रेवड़ी, पटरी, सैलून, कारपेंटर, कॉबलर, पॉटर, ऐसे तमाम लोग जो कोरोना के पहले जो भारतवर्ष के इकोनॉमी में 10,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का योगदान हुआ करता था, आज भारत की सरकार से बड़ी आशा और उम्मीद लगाकर बैठा था। लगातार हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब लोगों ने एक लाइन से कहा था कैश ट्रांसफर करना होगा। देश में गरीबों को जब तक नगद पैसे नहीं दिए जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था न मजबूत होगी और न जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर खुशहाली आ सकती है। 1 रुपए का कैश ट्रांसफर भारत की सरकार ने गरीबों के लिए नहीं किया, जो बहुत ही दुख का विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। -23 डिग्री जो जीडीपी हमारा था उसको बढ़ाने की केंद्र सरकार का दावा निर्मूल साबित हुआ। दूसरे बात, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और जो आयकर दाता है जिनकी बजट पर विशेष निगाहें रहती, वो उम्मीद कर रहे थे कि 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक का टैक्स स्लैब में उन्हें रियायत मिलेगी। भारत का अर्थशास्त्र, भारत के अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब तक नगद और आयकर में छूट नहीं मिलेगी, बाजार में खरीदारी नहीं होगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो पूरी इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी। और आज कमोबेश स्थिति उसी ओर आगे बढ़ रहा है। आयकर दाताओं को उस संदर्भ में एक शब्द मिलेगा। तीसरा, जो 80C आयकर अधिनियम की धारा थी जिसमें रियल्टी स्टेट यानी जो निर्माण उद्योग है यह उम्मीद कर रहा था कि 1.5 लाख रुपए जो कर दाताओं को छूट है उससे अलग किया जाएगा। 2022 में घर देने के प्रधानमंत्री का दावा आज यहां भी निर्मूल साबित हुआ। घरों की कीमत 60 लाख 70 लाख रुपए है। 2014 में आपने 1.5 लाख रुपए निर्धारित किए थे, आज महंगाई आसमान छू रहा है। अगर रियल्टी स्टेट को अगर फायदा पहुंचाया होता इस केंद्रीय बजट में तो रोजगार सृजन की दिशा में
मील का पत्थर साबित होता है रियलिटी। सबसे बड़ा इस बजट से उम्मीद था कि ग्रोथ रिवाइव करेगी, जो है ग्रोथ कंट्रैक्शन में है, संकुचन में है, ग्रोथ को रिवाइव करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस बजट की। लेकिन इस बजट और इसके पहले CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने पहला एडवांस रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 7 जनवरी को। उसी के आधार पर बजट का बनाया जाता है। तो उस बजट में उसने कुछ चीजों को रेखांकित किया था कि देश की खपत जो है 9.5% निगेटिव में है, गिरावट में है। खपत का GDP में कंट्रीब्यूशन 60% है। तो जो जिसका कंट्रीब्यूशन 60% है वो निगेटिव क्षेत्र में है, तो सबसे पहले उस पर फोकस आना चाहिए था इस बजट का। लेकिन बजट ने खपत को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। खपत को बढ़ाने के लिए आम आदमी को, गरीब परिवारों को कुछ कैश ट्रांसफर दिया जाना था, आय करदाता को रिलीफ देना था, स्लैब आपका राजस्व कम था, आप बजट स्लैब में बदलाव नहीं करते, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करते, लेकिन आप डिडक्शन में, एग्जम्पशन में छूट दे करके इस प्रोत्साहन को दे सकते थे। रियल्टी सेक्टर जो है, हाउसिंग सेक्टर जो है, 2022 में आप सबको घर देने की बात कर रहे हैं, रियल्टी सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। उसमें बहुत ही अनस्किल्ड लेबरों का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें भी जो ATC के अंदर में प्रोत्साहन मिलता है, वो प्रोत्साहन भी आपने नहीं दिया। अगर उसको प्रोत्साहन देते तो लोग घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते, सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित होते, और रियल्टी सेक्टर को भी बूस्ट मिलता और लोगों की इनकम भी से अपना बचाव भी कर पाते, टैक्स से बचाव कर पाते। तो टैक्स से किसी को रिलीफ नहीं दिया, तो खपत को प्रमोट होने का कोई चीज आपने नहीं किया। आप 11% ग्रोथ की बात करते हैं कि अगले वित्त वर्ष में 11% ग्रोथ आएगा। इसका एक रियलिस्टिक आपको पिक्चर सामने में रखते हैं। एक कागज भी है मेरे पास में, आपको देंगे और उसको हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। 19-20 में 145 लाख करोड़ रुपए की GDP का वैल्यू होता है। 20 मार्च 2020 को GDP का वैल्यू है 145 लाख, ये सरकार का डेटा है। इसके बाद में आप बोलते हैं कि 7.7 का कंट्रैक्शन है, 7.7% का कंट्रैक्शन होगा इस साल जो है। तो अगर 7.7% कंट्रैक्शन होता है तो वो वैल्यू घट करके 134 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। और 134 लाख करोड़ रुपए में जब 11% की आप ग्रोथ बताते हैं कि 11% जो ग्रो करेगा तो वो 149 करोड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब 2020 मार्च जो है वहां से 2022 मार्च 2 साल में आप 4 करोड़ रुपया ही आगे, 4 लाख करोड़ रुपए ही आगे बढ़ पाते हैं। तो एक साल में 2 लाख करोड़ हुआ। एक इतना यही फैक्ट है, 11% ग्रोथ का फैक्ट 4 लाख करोड़ रुपए है 2 साल में जो है। इसी को आप